अब स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, पूरी बातें सुन लो। लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? इनहेरिटेंस के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहां पे हम लोगों को पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, हाँ या ना? क्या होता है, क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब? क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब? पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि मदर हैं और कौन है? फादर। तो इनके जो कैरेक्टर्स, इनके क्या कैरेक्टर्स जो किसमें, चाइल्ड के में या उनके बच्चों के में, यानी कि हमारे पेरेंट्स के जो हम पे क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, क्या उनके कैरेक्टर्स, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तनिष्का? अरे इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती। बेटा जाओ ना, ये बगल रूम है ना, ये जस्ट छोटी वाली क्लास जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, 1 मिनट जाओ, वहां पे श्रद्धा मैम है, उनको बोलना कि मैम ब्राइटनेस कैसे कम होता है, मैम पूछ रही है। हाँ ये बोल दो, ये ज्यादा इजी रहेगा। नहीं मतलब आलसी लोग इजी टर्म निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो हाँ लाए हो, अरे भाई ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस का मैं बोल चुकी हूँ, मुझे याद है। हाँ इशारा मत करो, मैं देख कर। तो इनहेरिटेंस मतलब हम लोग जानते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, बस टाइम पास बंद करो। कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, बच्चों के में ट्रांसफर होते हैं। आ रही है मैम? बच्चों के में ट्रांसफर होते हैं। अब अगर हमारे मम्मी बोलते ना, जो लड़कियों की प्रॉब्लम मेरी खुद की है। अब क्या होता है कि मैं किसी के लंबे बाल देख लेती हूँ इतने, तो मैं, हाँ मैम ये ना इसका ब्राइटनेस वगैरह कम कैसे होता है पता है क्या? थोड़ा देख देते क्या? मैं देखी थी, मेरा दिमाग मैंने लगाया। एक बार आप, ये तो नहीं पैटर्न, एक बार आप ना इस पे थोड़ा देख दोगे क्या, है ना? हाँ मैम ना नहीं थी अभी, तो उनको मैं बोल नहीं पाई, वो है ना, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए गई थी मैं उज्जैन। ठीक है चलो, थोड़ा तुम ना जाते टाइम मेरे को याद दिलाना, ठीक है, वरना यही प्रॉब्लम रोज आएगा। ठीक है तनिष्का, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब क्या होता है गर्ल्स के साथ, गर्ल्स की प्रॉब्लम ये है, मेरी खुद की प्रॉब्लम है, किसी के बाल जो इतने इतने लंबे रहते हैं, तो मैं जाके सीधा पूछती हूँ मेरी फ्रेंड्स को या किसी को भी कि भाई तुम बाल में लगाते क्या? देखो गर्ल्स कितनी खुश हो गई, तुम लगाते क्या? तो वो क्या बोलती है, एक ही लाइन में जवाब देती है, अरे मेरा जेनेटिक है, और वहां से चले जाती है। हाँ इतना भाव देती है, जेनेटिक है, और चले जाती है। अब उस जिसको पता ही नहीं जेनेटिक है, उसका क्या आदिवासी तरह, ठीक है भाई होता है, उससे भी ठीक है, मानती हूँ। तो कई लोगों का क्या होता है, जेनेटिक है बोलते, उन लोग क्या होता है ज्यादा केयर नहीं करते, तो भी बस गला मेरा खराब नहीं, नीचे पानी भी मेरे पास खत्म हो गया। तो क्या हो गया, इतने लंबे लंबे बाल है हमारे, जेनेटिक है बोल देते हैं ना, जेनेटिक बोल के एक वर्ड में जेनेटिक बोल के वहां पे आंसर देके खत्म कर देते। तो क्या होता है, उसका मतलब है कि मैं या तो मेरे मम्मी के भी ऐसे ही बाल हैं, या तो मेरी नानी के या दादी के, है ना, या तो पापा साइड के, मम्मी साइड के, उनके भी ऐसे ही बाल है ना, या बुआ लोग के, तब जाके मेरे भी ऐसे ही बाल हुए, है ना, ये बोलते हैं। ठीक है, कोई लंबी है एकदम ज्यादा, या कोई छोटी हाइट की है, तो भी बोलते हैं कि भाई तुम कैसे, तो क्या बोलते हैं, अरे मेरा जेनेटिक है, या मेरी मम्मी भी ऐसे ही है। तो क्या बोलते हैं बेटा, मम्मी के जो गुण होते हैं, मम्मी पापा के यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमें ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे और मेरी मम्मी को एक साथ कोई देखता है तो बोलते हैं कि एकदम सेम दिखते हो आप दोनों, ऐसा, हालांकि सुन के लड़कियों को अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे मदर से मेरे में क्या है बेटा, कैरेक्टर्स आए हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को बेटा पढ़ना है इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस में हम लोग को देखना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है ना, ये सब चीजें। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस कराता है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस कराता है? इनहेरिटेंस का मतलब समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं? अब मेरे को बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस कराता है? क्या कराता है, डीएनए। ठीक है, जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है,
मोस्टली जो होता है बेटा वो क्या होता है, मोस्टली जो अपन को जो करता है मॉलिक्यूल वो होता है डीएनए, ठीक है। और आरएनए होता है बेटा सम वायरस, बस इतना लिख लो, इसमें ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। पूरा डीएनए को पढ़ना है अभी डिटेल्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो फिर लिखना, ठीक है, थोड़ा समझ लो, ठीक है। इसका हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं बेटा। तो फ्रेडरिक मिसर जो थे वो 1869 में क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे किसको, पर्स सेल को, ठीक है। पर्स सेल को किसमें किए थे, मतलब पर्स सेल को किसमें किए थे, डिस्कार्डेड बैंडेज, मतलब जो बैंडेज जो आप लोग लगाते हो ना, बैंडेज कट वट जाते हो तो लगाते हो, तो वो यूज किया हुआ फेंका हुआ रहता है किसी का, तो उसमें से उन्होंने देखा था, ठीक है। और उसको क्या नाम दे दिया था बेटा, न्यूक्लिन, क्या नाम दिए थे, न्यूक्लिन। उसके जस्ट बाद उनके स्टूडेंट थे, उन्हीं के स्टूडेंट एल्टमैन, वो क्या किए थे, 1869 की बात है। उसके बाद लगभग 20 साल बाद उनके जो स्टूडेंट थे वो डिस्कवर्ड किए कि एसिडिक नेचर का होता है ये जो न्यूक्लिन होता है बेटा, ये जो होता है एक्चुअल में ये होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। डिस्कवर्ड एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिन, तो वो उसको क्या बोल दिए, न्यूक्लिक एसिड बोल दिए, क्या बोल दिए, न्यूक्लिक एसिड बोल दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग डिटेल में किसके बारे में बात करेंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में ही हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जो छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बना हुआ होता है, क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके, जैसे कि छोटे छोटे ईट, ईट आप लोग जानते हो, टेंशन मत, तो रिलैक्स होकर पढ़ो। छोटे छोटे ईट होते हैं ना, ईट को जोड़ जोड़ के क्या बनता है बेटा, पूरा दीवार बनता है। वैसे ही कोई छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बना होता है, ठीक है, क्लियर। उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके क्या होगा, बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का, हाँ, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, न्यूक्लिक एसिड को जोड़ जोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के क्या बना है बेटा, न्यूक्लिक एसिड बना है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करूं बेटा, तो दिख रहा है हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड दो तरह का यहाँ पे दिख रहा है। चलो टेंशन मत, तो पहले नोट करो फिर समझाती हूँ। क्यों सिर पकड़ रही है, कुछ नहीं है, चैप्टर का नाम है, हो गया ना। हाँ ये लिख लो, आगे लिखते जाओ, क्यों हंस रहा है भाई, लिखो, हो गया, लिखते जाओ सब। एक मिनट ना, लिखो, हो जाएगा तो बताना, नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के बना है न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वेलकम, बैठो, थोड़ी चीजें हो गई हैं, क्यों लेट हुए हो। चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। और अभी स्ट्रीम है, बिल्कुल मिस मत करना, क्लास ना ऊपर से जाएगा, क्लास में आते हैं तो भी दिक्कत होता है, नहीं आओगे तो और दिक्कत होगा। नेक्स्ट स्लाइड करूं, त्रिशा एंड तनिष्का है कि त्रिशा है, त्रिशा ना, तनिष्का, मैं ना त्रिशा और तनिष्का, तनिष्का नाम के दो लोग को जानती है, त्रिशा नाम के दो लोग को जानती है, तो मेरे को इतना कंफ्यूजन होता है, मैं किसी को त्रिशा को तनिष्का बोल देती, तनिष्का को त्रिशा बोल देती। नेक्स्ट पेज करूं, जल्दी लिखो। न्यूक्लिक एसिड बेटा कौन, मतलब दो कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड, एक है बेटा डीएनए एंड एक क्या है, आरएनए। मैं उस दिन बताई थी, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो हो गया, चलो लिखो अब इसको। एक बार पेन दो तो भूमिका, तो कोई सा भी दे दे, माता लिख रही उसी को।
हो गया। हिस्ट्री भी याद रखना, साइंटिस्ट का नाम और ईयर क्या ढूंढे, क्या नाम रखे, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। हो गया। हो गया। नेक्स्ट करूं? चलो लिखो। क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में बेटा हम लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO4। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बेटा पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अभी हम लोग नाइट्रोजनस बेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से समझेंगे, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसको आराम से लेकर चलेंगे। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड, ये तो न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है। हाँ, न्यूक्लियोसाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड है ना, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से वो रहता है। समझाऊंगी आगे। अब देखेंगे कि इसमें क्या है। डीएनए में पेंटोस शुगर होता है, वो कौन सा होता है, और जो पेंटोस शुगर होती है वो कौन सी होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये क्या है। ठीक है, नाइट्रोजनस जो बेस है ये क्या है, ये और क्या है। उसके बाद जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कैसा दिखाई देता है। जो फॉस्फोरिक एसिड है बेटा वो कैसा दिखाई देता है। और फिर ये सब जुड़ते कैसे हैं, और जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बन गए। कैसे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे? फिर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड बन जाए। ये सारी बात हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। ठीक है। क्या क्या करना है कि डीएनए में जो पेंटेस शुगर होता, सॉरी पेंटोस शुगर होता है वो कौन सा होता है। ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस क्या है, जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें वो क्या है। ठीक है। और उसके बाद जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है। और फिर ये सब जुड़ते कैसे हैं, और जुड़ करके जो है न्यूक्लियोटाइड बन जाए। कैसे न्यूक्लियोटाइड बन जाए, फिर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ते हैं, और क्या बनते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। यानी कि ये सारी बातें कैसे होती है हमको पूरा यही सब देखना है। ठीक है। चलो, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। ठीक है, वही जो मैं अभी समझा रही थी, मैं इसी स्लाइड को समझा रही थी। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब ये क्या है? ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोस शुगर प्लस एनबी। एनबी यानी कि नाइट्रोजनस बेस। क्या है ये? नाइट्रो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट देखो, अब नाइट्रोजनस बेस क्या है। अब नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड में जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट है। इसमें क्या है? इसमें जो है बेटा, इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है। क्या है? हेट्रो एटम प्रेजेंट है।
और क्या होता है, यानी कि सी और एच, ठीक है, सी और एच के अलावा जब कोई और एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब कोई और एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एफ, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट हो, तब हम उसको बोलते हैं हेट्रो आइटम। क्या बोलते हैं? हेट्रो आइटम। तो ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। जब इसमें जो है बेटा, इसमें सी एच के अलावा आपको ओ एन एफ ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तब हम उसको, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रो आइटम, ठीक है। तो क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे देखेंगे। एक होता है बेटा पिरामिडिन और एक होता है प्यूरिन। इसमें क्या है? 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन एंड उसमें 5 कार्बन प्लस 4 नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है, और कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। और सिंगल रिंग इज प्रेजेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिंग प्रेजेंट है, दिख रहा है? इसमें क्या है? सिंगल रिंग प्रेजेंट है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो? सिंगल रिंग प्रेजेंट है मतलब एक और रिंग को कट कर दिया, मतलब क्या हो गया? कट, CUT, कट। इसका एग्जांपल यानी कि साइटोसिन और यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये वो वाला थायमिन नहीं है, आए वाला, ऐसे गलत मत करना, ठीक है। ये थायमिन और क्या बात हो रही? प्यूरिन की। प्यूरिन मतलब 5 कार्बन है इसमें, ठीक है, 5 कार्बन और कितने नाइट्रोजन? 4 नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। और ये कैसा है बेटा? डबल रिंग प्रेजेंट है। डबल रिंग दिख रहा है इसमें? इसमें डबल रिंग प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है, जब 2 लोग रहते हैं तो कैसे बात करते हैं? AG, ठीक है, AG, ठीक है। क्या क्या? एडेनिन एंड ग्वानिन। वो बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि एग्जांपल कैसे याद होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ना होता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? पिरामिडिन की अगर बात करें बेटा, तो एक बार और समझा रही हूँ, धीरे समझा रही हूँ। मैम धीरे पढ़ाना बोली थी भूमिका, ठीक है मैम धीरे बताती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस है बेटा, वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें जो है हेट्रो आइटम के अलावा आपको सॉरी हेट्रो आइटम तब होते हैं जब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये सारी चीजें देखने को मिले, तब की सिचुएशन। और बेटा ये जो 2 तरह का है, पिरामिडिन और प्यूरिन, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसमें 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन होते हैं। एक को समझते हैं बेटा, इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है सिंगल रिंग प्रेजेंट, ठीक है, सिंगल रिंग ही प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, जिसमें कि ये देखो इसमें हमको 4 कार्बन देखने को मिल रहा है बेटा एंड 2 नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? सिंगल है मतलब कटा हुआ है, समझ के ऐसे रख सकते हो, कट, CUT, ठीक है। तो सी का जो है बेटा साइटोसिन और यू का बेटा यूरेसिल एंड इसका टी का क्या है बेटा? थायमिन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? प्यूरिन की, तो प्यूरिन में बेटा डबल है, क्या दिख रहा है हमको? 2 दिख रहा है, डबल रिंग प्रेजेंट, ठीक है, इतना याद रखना, डबल रिंग प्रेजेंट। और बेटा इसमें हम लोगों को कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं? 5 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। और नाइट्रोजन जो बेटा हम लोग को 4 नाइट्रोजन देखने को मिल रहे हैं। और 2 लोगों हैं तो 2 लोग कैसे बात करते हैं? AG, ठीक है, A और G, एडेनिन एंड ग्वानिन, इसका एग्जांपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे पता है दिक्कत आ रही है, सबके चेहरे पे 12 बजे हैं, ठीक है, मुझे पता है, पर आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। कोई कहीं कहीं तो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं कि बायो, तो बेटा हम बायो ही पढ़ रहे हैं, मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो डायग्राम है, इसमें से आप लोग ये जो डायग्राम है ये आपके 12th के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये 12th के एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बट अगर मैं बात करूं एडेनिन की और यूरेसिल की, ये बेटा आपके 11th के एनसीईआरटी में दिया था, ठीक है, 11th के एनसीईआरटी में दिया था, तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये पिरामिडिन है और इसके कुछ कुछ मतलब इसमें कुछ कुछ आके लग गया है और ये डिफरेंट टाइप का पिरामिडिन बन गया है, जैसे कि देखो NH2 लगा दिए, NH2 लगा दिए तो क्या बन गया बेटा? एडेनिन बन गया, ठीक है। और NH2 और ऑक्सी ग्रुप लगा दिए तो क्या बन गया? ग्वानिन बन गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कुछ चीजों को जोड़ दिया जाए तो वो अलग तरह का पिरामिडिन बन जाता है, उसी चीज को हम लोगों को देखना है।
तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो है ना ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपके ना 12th के एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट ये दोनों दिया है किसमें, ये 11th के एनसीईआरटी में ये दोनों दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा पेंटोस शुगर की, किसकी, पेंटोस शुगर की। तो एल्डोस और इसमें बोल रहा है बीटा फॉर्म। चलो देखते हैं, पेंटोस शुगर में हम लोग को दो देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है राइबोस शुगर और एक देखने को मिल रहा है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। देखो ये याद रखो, कौन सा डीएनए और आरएनए में एक ही तरह का शुगर प्रेजेंट होगा, कौन कौन सा तरह का शुगर प्रेजेंट है वो देखना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है त्रिशा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे क्या बोलते हैं, आरएनए, आरएनए, आरएनए मतलब यहाँ राइबो बोल रहा है, मतलब समझ लेना आरएनए है, और डीऑक्सी बोल रहा है मतलब समझ लेना डाइऑक्सी बोल रहा है मतलब डीएनए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले नोट कर लो फिर इधर को आगे बढ़ूंगी। कहाँ तक नोट किए थे, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, नहीं हुआ था, लिखो। हाँ, क्या बचा है, ये बचा है, ये लिखो। आज इसके बाद केमिस्ट्री क्लास है, सबकी कॉपी सबमिट होगी, केमिस्ट्री क्लास में देने आऊंगी मैं 10-15 मिनट बाद सबकी कॉपी, ठीक है। हाँ हाँ, तुम क्या कुछ स्पेशल कुछ कैटेगरी है क्या, बता दो। में बदला ले रहे हैं, चलो नोट करो। कौन सा वाला, ठीक है ना, एक ही टॉपिक। आज सबकी कॉपी लूंगी मैं, मंडे जानती हूँ, आज की मंडे में को 4-5 मंडे तुम लोग घुमा दिए हो। तुमको मैं नोट्स भेजी थी, बोली थी ना तनिष्का। हाँ तुमको भेजूंगी, वो उस टाइम नहीं बोली थी भेजी हूँ, और नहीं भेजी थी दोबारा भेजी। हाँ दोबारा भेजी, तो वो मैं ना एक और को भेजी थी। वो मेरे को कैसे पता चला, आज मैं उससे मिली थी तो वो मेरे को बोली कि आप मेरे में क्या भेजे थे, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, तो उसके में मैं भेजी, तो वो मेरे को बोली क्या भेजी थी, तो मैं बोली कि अरे मैं तो मैं स्टूडेंट को भेजी थी, फिर मेरे को समझ में आया तभी मैं, हाँ तुम्हारे सामने डाली, बट उससे पहले मैं क्या बोली कि मैं तुमको भेज चुकी थी, फिर मैं बोली अरे नहीं भेजी हूँ क्या करके दोबारा भेजी, तो वो दोबारा नहीं था, पहली बार था, बट तुमसे पहले मैं उसको भेजी। मेरे फोन में दिखाऊंगी तुमको, तो इसी वजह से मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। हाँ फर्स्ट वाले, उसका शायद और भी, हाँ उसका और भी है, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन और है उसका, उसको भी देख लेना आ जाएगा। तुम ना थोड़ा सा ना मेरे से ना टाइम लेके ना 15 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट ना एक्स्ट्रा पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा लगेगा मेहनत। ये हो गया, सबका हो गया, नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, लिखो।
चलो नोट करो। इलेवेंथ में एनिमल किंगडम चल रहा है। तुम लोगों का क्लियर है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम तो पढ़े ही नहीं थे, और स्टार्टिंग में तो पढ़े होगे ना। मेरे से पहले कौन पढ़ाता था? कोई मैम पढ़ाती थी? क्या नाम था मैम? अनमेरिड? अनमेरिड? तो मिटा दे रही हूँ ना, इसको अच्छे से बनाना। नहीं मतलब अरे एक स्लाइड मिसिंग है इसमें, एक मिनट रुको। इसमें ना पेंटोस शुगर के पहले ये वाले स्ट्रक्चर के बाद ना एक स्लाइड मिसिंग है, मैं लिखवाऊंगी। हाँ नहीं, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसके बाद एक स्लाइड मिसिंग है, वो मेरे फोन में होगी वो स्लाइड। क्या हुआ? दे दो। अरे वो स्लाइड कहाँ गया? हल्ला मत करो। हल्ला नहीं। हम्म। वो जो उस दिन क्वेश्चन दी थी ना, वही वाला स्लाइड में से मैं उसको बताऊं। वो याद करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट याद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस होना चाहिए। हो गया। आप लोगों का ना ये जो टेस्ट कैंसिल हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, मैं थोड़ा देख रही हूँ कि वो कल हो जाए। अगर कल के शेड्यूल में अगर वो आ जाता है तो कल होगा, अगर कल के शेड्यूल में नहीं आ पाता तो वो थर्सडे को होगा। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कल हो जाए। क्या देखना पड़ता है कि क्लासरूम कौन सा खाली, मैनेजमेंट थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रही हूँ वो कल हो जाए, क्योंकि श्रद्धा मैम अभी नहीं थी तो टेस्ट कैंसिल हो गया था। ठीक है, लास्ट में कैंसिल हुआ था उसी दिन, तो जितना पढ़ना है तुमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। चलो ये वाला बनाओ, इसको पूरा बना लो, इसको पूरा बना लो, याद रखना है इसको। ठीक है, और ये बॉन्ड वगैरह कैसे जुड़ता है ये सारी चीजें ना आप लोग केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों को सर बताते हो। तुम लोग पढ़े हो 11th में, अभी फिलहाल तुमको इसमें स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, समझना। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? क्या हो गया? क्या हो गया?
तो लिखो ना, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा कहाँ है? दिखाओ, लिखे उसको दिखाओ। तुम क्यों नहीं लिखे हो? तुम्हारा कॉपी थोड़ा सा पेज छोड़ दो, इसको लिखो, वरना वो भी छूट, इधर का भी छूट जाएगा। इसके बाद थोड़ा बैक कर लूंगी, आप लिख लेना। 2 मिनट, लिखो जल्दी। तुम्हारा वो फर्स्ट चैप्टर का नहीं दे पाओगे ना अभी? क्वेश्चन आंसर देखे हो उसके? मैंने क्या भेजी थी तुमको? एनसीईआरटी सॉल्यूशन भेजी थी ना, तो उसको पढ़े, हो जाएगा वो। मतलब याद हो रहा है? याद हो रहा है तो उसको याद करते चलो साथ, ठीक है? और अभी जो चैप्टर होते जा रहा है इसको भी करते चलो, क्योंकि ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर इसका टेस्ट होगा, ठीक है? सबका टेस्ट होगा, इसका भी होगा। हो गया। स्ट्रक्चर सही सही बनाना, सही सही याद करना ना। और आप लोग 11th 12th सब में पढ़ रहे हो ये सब, ठीक है? 11th का है वो, दोनों तो 11th में दिया था। सबको बनाओ, हैमिंग साइटोसिन, ये याद रखना है आप लोगों को। सबको बनाओ। हाँ बनाओ। नहीं है लेकिन उसको बनाओ। हाँ। इसके बाद एक उस दिन जो क्वेश्चन करा रही थी वो क्वेश्चन को लिख लेना। हाँ, सबका क्वेश्चन में देखना। कितने कलर के पेन रख? बना बना, बना बना, अच्छा लग रहा है। मैं जब स्कूल में थी तो हम लोग का शॉप है, वहाँ स्टेशनरी सामान भी है, बट क्या होता था मेरे पास कभी पेन नहीं रहता था। हमारे खुद के शॉप में रहता है स्टेशनरी पूरा भरा पड़ा, फोटोकॉपी सारी चीजें होती, बट हमारे मैं क्या होता था, मैं कंपोज नहीं रखती पेन, मतलब बॉयज लोग जैसे रहते हैं ऐसा। तो मेरे कंपोज मतलब बैग में ना एक पेन रहता था, और अगर उसकी रिफिल खत्म हो गई तो 3 से 4 दिन मुझे पेन ढूंढना याद नहीं आता था। तो सब मेरे को बोलते थे कि तू पेन लेके लिखती, तेरा खुद का शॉप। तो बोलते हैं ना, जिसके पास जो चीज रहता है वो और उसके पास नहीं रहता है, ऐसा टाइप का सिचुएशन रहता था मेरा। तो मैं लेके भी जाती थी, और मेरे पास ब्लैक और ब्लू बस 2 कलर के पेन रहते थे, और मेरे मेरे दुकान में काफी कलरफुल के चमकीले वाले दुनिया ग्लिटर पेन सब चीज रहता था, पर मैं कभी यूज नहीं करती। और वही मेरे फ्रेंड लोग मतलब एकदम अच्छे से उन लोग सजा वजा के रखते थे। तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे तेरा खुद का शॉप है क्या करती, तो मैं उसको ले जाती थी, और मैं उसको ना पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी, ये सब वो पेन को वही घर में वैसे बनाती। मेरे को काफी शौक था ड्राइंग का, मेहंदी का, ये सब का। चलो हो गया। नाम लिख लो। देख रही हूँ तुम्हारा ही कॉपी, देखो। हो गया। चलो, तुम्हारे लिए स्लाइड पीछे करना है, रुद्र। एक स्लाइड मिसिंग है, उसका मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ।
हो गया? चलो ठीक है। वही उस दिन जो मैं बताई थी, क्या बताई थी, डीएनए का। अब जो हम लोग सब समझ रहे हैं, मेन पॉइंट यहीं से हम लोग को समझना है कि इसका नाइट्रोजनस बेस किसका, डीएनए, डीएनए एंड आरएनए क्या था, एटीजीसी, एटीजीसी, और डीएनए सॉरी आरएनए का क्या था, यूजीसी। ठीक है, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है इसका। अब उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन भी मैं दी थी, वो क्वेश्चन को भी लिख लो, इसको लिख लो, और साथ ही साथ वो क्वेश्चन को भी लिखना चाहोगे तो लिख लो, डायरेक्ट इसको लिख लो कि ये क्या है करके, जो क्वेश्चन में दी थी। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट, ये स्लाइड में ऐड नहीं कर पाई थी। सेकेंड, थर्ड, जी जी, इसमें से कौन सा डीएनए का है, कौन सा आरएनए का है, एंड कौन सा, बताओ बताओ। हाँ, तीनों का बताओ, तीन आंसर बताओ। पहला वाला क्या है, डीएनए है। चलो देखते हैं डीएनए में क्या है। इसमें हम लोगों को जी दिख रहा है, जी सी, ठीक है, जी सी। हम्म, ये आपका डीएनए है। ठीक है, इसमें यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें टी है ना, ठीक है, यहाँ यू देखने को मिल रहा है। ये क्या है, अब ये जो ये वाला क्या है बताओ, ये जो हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ऐसे देख के, ये मैं उस दिन क्वेश्चन बस करा रही थी, ऐसे देख के हम लोग नहीं बता सकते कि वो आरएनए हो सकता है कि डीएनए हो सकता है, तो वो हमको आगे समझ में आएगा, सब हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है थोड़ा दिया था अलग से, तो मैं सोची कि एक बार आप लोगों को इसके साथ उसको देख लेना चाहिए, थोड़ा समझ में आएगा। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये वाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, उसका क्या है, नाइट्रोजनस बेस। क्या होगा, स्टार पे डिस्कशन कर, 11th में पास हुए थे ना, पढ़े थे। हाँ। अरे भाई इंपॉर्टेंट क्यों पूछने, मेरे पास यही वाले स्टार अवेलेबल थे तो मैं यही वाले स्टार लगा। चलो अब आगे क्या था, पेंटोस शुगर और पेंटोस शुगर के बारे में। तो क्या डीएनए और आरएनए में सेम पेंटोस शुगर होता है या डिफरेंट पेंटोस शुगर होता है। ठीक है, तो एक हम लोग देखे थे, ये हो गया, लिख लो, इसको भी लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको याद करो भाई, इसको भी नोट कर लो। इसमें क्या है, प्रेजेंट इन आरएनए, एंड ये क्या है, प्रेजेंट इन डीएनए। इसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी सॉरी बीटा टू डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें है, डीएनए में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है 1 2। ठीक है, इसको अब क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम। तो क्या होता है, नंबरिंग जो हम लोग करते हैं ना, जैसे 1 2 ऐसे नंबरिंग करते हैं, मैं बताऊंगी एक और उसमें। तो नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, शुगर में नंबरिंग ना करके, जैसे कि इसमें देखो स्लाइड, हाँ, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं ना, मतलब 1 2 ऐसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग ना करके
एक दो तीन चार ऐसे सबको अलग करने के लिए वहां पे प्राइम कर देते हैं, ठीक है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ऐसे 4 5 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं, प्राइम लगा देते हैं, ठीक है। और ये किसका है, डीएनए का है, प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन आरएनए। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेकेंड कार्बन में इसमें सेम है, बस ये जो सेकेंड कार्बन है इसमें ऑक्सी हट रहा है, ठीक है, इसी वजह से इसमें सेकेंड कार्बन से ऑक्सी हट रहा है, इसी वजह से इसको बीटा 2 डाइऑक्सी राइबोस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सेकेंड वाला, बस बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो है फॉस्फोरिक एसिड, जो आगे वहां पे लिखा था फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट का, उसका स्ट्रक्चर है H3PO4, ठीक है, H3PO4 H3H हो गया और P और O4, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है यार, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या हो गया, राइबोस शुगर और एक क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कार्बन, इधर देखो इसमें जो बना है फर्स्ट कार्बन में क्या है, फर्स्ट कार्बन में फर्स्ट प्राइम में, ठीक है, फर्स्ट कार्बन जो है फर्स्ट प्राइम में आकर के लगता है, और नाइट्रोजनस बेस यानी एनबी यानी कि मतलब यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस। अब इसके जगह कुछ भी हो सकता है, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन जब इसमें प्यूरिन आके लगेगा, क्या आके लगेगा, प्यूरिन आके लगेगा, तो फिर इसमें क्या होगी, प्यूरिन की कौन सी पोजीशन लगेगी, N9, कौन सी पोजीशन लगेगी, N9 पोजीशन लगेगी, ठीक है। और अगर पिरामिडिन है तो इसमें N1 से जुड़ेगा, अगर ये पिरामिडिन होता तो क्या होता, N1 से जुड़ता, कौन सी कार्बन पे जुड़ेगा, C1 ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है, किस पे, C1 ऑफ पेंटोज शुगर से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग चाहते हो तो ये सारे लिख लो, इसके अलावा जो होता है ना कि खुद से लिखा हुआ सारा चीज जो मैं बोल रही हूँ, वो थोड़ा लिखा हुआ सेंटेंस में भी आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग चाहो तो मैं अपना पर्सनल नोट्स का फोटो दे सकती हूँ, अगर किसी को और समझने में दिक्कत होगा तो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हो गया, प्राइम पढ़ेंगे ना, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम अलग करने के लिए, 1 2 3 ऐसे अलग करते थे ना, उसमें 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम ऐसा। चलो नोट करो, 2 का हो गया है, होने वाला है, 3 में कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन रिपोर्ट, 2 चैप्टर, एक चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर 2 चैप्टर और बचा है उसका टेस्ट। एब्सेंट नहीं है वो, एल्डोस है और ये बीटा फॉर्म, हाँ ये एब्सेंट इन सॉरी प्रेजेंट इन डीएनए है ये प्रेजेंट इन डीएनए, चलो ठीक है, प्रेजेंट इन आरएनए और ये होता है प्रेजेंट इन डीएनए। चलो नोट करो, बहुत पानी पी, कितना लीटर पानी पीते हो आप लोग एक दिन में, आप पानी अच्छे से पिया करो, पानी अच्छे से पियोगे तो ज्यादा सही रहता है। मैं 3 लीटर डेली पीती हूँ, शाम के 6 बजे के पहले, सूर्य के डूबने से पहले तक 3 लीटर पानी पीती हूँ। और उसके अलावा मॉर्निंग में उठते साथ 2 गिलास गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, या इधर उधर वो अलग है, पीती हूँ। उससे पहले मैं 3 लीटर पी चुकी होती हूँ वो दिन, मतलब सूर्य ढलने से पहले। उसके बाद मैं कम पानी पीती हूँ, मतलब सूर्य ढलने के बाद। हाँ
हो चुका है, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था। इसमें 3 बोतल पी चुकी हूँ, मॉर्निंग में 2 गिलास पी थी, वो अलग है। और हाँ बस 3 बोतल इसमें पी हूँ। मॉर्निंग में कितना पी थी, 2 गिलास पानी उठते साथ पीती हूँ, वो अभी अलग से था। पानी बहुत पी, इसी वजह से मैं इतना वो मैनेज कर पाती हूँ। जिस दिन मेरे को पानी कम मिले या ना पी पाऊँ ना, तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है और फिर मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। मतलब पहले मेरी भी आदत नहीं थी, आदत बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैं मतलब फास्ट भी रहती हूँ ना, तो कभी फास्ट रहना भी हुआ, महाशिवरात्रि का तो मैं सुबह उठती हूँ। और जो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है पानी पीने का 2 गिलास, उसको मैं मिस नहीं करती, उसको मैं पीती ही हूँ। भले बात बोलते हैं ना पूजा करने से पहले पानी में नहीं, मैं पीती हूँ भैया। मैं, मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक मैंने निर्जला वाला नहीं रहा है, वो तो वैसे भी बैचलर में नहीं रहना पड़ता निर्जला, रहना नहीं पड़ता। रह सकते हो, पड़ता नहीं। ओ भाई, बताती हूँ तेरे को, निर्जला उपवास नहीं रहने से